At the first, good morning to all of my dear students. Today is first lecture of BBA first semester, and I am going to teach you business organization because there is not possibility of offline classes due to COVID-19. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना जैसी बीमारी के कारण, जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, सभी ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बाधित हैं। ऑफलाइन का मतलब है कि जो भी क्लासेस हम कॉलेज जाके करते थे वो इस समय संभव नहीं है। तो उसका हम लोगों ने, यानी कि आपके महाविद्यालय ने, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर ने एक विकल्प निकाला है कि बच्चों को किसी तरीके से हम क्लास के रूटीन से जोड़ते हैं, और वो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल था कि हम बच्चों को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए, यानी कि वीडियो लेक्चर के ज़रिए हम बच्चों को टीच करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही पूरी तरीके से सिखाने का और सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी कारणवश कोई कमी या त्रुटि रह जाती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल नंबर्स पे मैसेज करके आप कह सकते हैं कि सर हमको इस तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप हमको किसी और तरीके से या फिर हमको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करें। तो हम पर्सनल रूप से हम लोग बच्चों को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि हम जानते हैं कि बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। बिजनेस एक छोटी एक्टिविटी नहीं है कि जिसको हम पर्टिकुलर अकेले रूप में हम कर सकते हों। इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। म्यूचुअली हम उनका लाभ लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लेके हम काम करते हैं और बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि वास्तव में बिज़नेस है क्या, हम बिज़नेस की स्टडी करने क्यों जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के ग्लोबल इन्वायरमेंट में बिज़नेस एक बेसिक नीड लोगों की बन चुकी है, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। मीनिंगफुल वर्ड्स में बोलें हम तो जाहिर सी बात है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेड शेल्टर एंड क्लॉथ्स। तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, और वो उसकी ज़रूरतें जो होती हैं कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में उसके सामने आती हैं। जैसे बिजनेस, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस को सरवाइव करने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, एक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, हर व्यक्ति लेबरिंग का वर्क नहीं कर सकता। तो बहुत सारी टिपिकल चीज़ें बिजनेस के रास्ते में आती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति कोई पर्टिकुलर वर्क में ही स्पेशलिस्ट होता है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए अपना जीविकोपार्जन कर रहा हो, यानी कि मनी अर्न कर रहा हो, या किसी प्रोफेशनल वर्क से अपने आप को जोड़ ले, जैसे डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, कोई बहुत सारे टीचिंग लाइन में आ जाए। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनको वो अपने पैसे के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के रूप में चूज़ कर लेता है और उससे मनी अर्न करता है। और उसके बाद तीसरा विकल्प है, या तो बिज़नेस कुछ इन्वेस्टमेंट करे, लोगों का हेल्प ले, और उसके बाद वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में, और उनको सेल कर सकता है। सेल करने के माध्यम से वो मनी अर्न कर सकता है। तो ये 3 विकल्प उसके सामने होते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे कि वास्तव में मास्क लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम मास्क उतार देते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे
कि मानव क्या करता है, क्या कर सकता है अपने लिए, लोगों के लिए, जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि लिखने से चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़, चूँकि हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं टॉपिक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Human activities means what the human does. What the human does means एक व्यक्ति क्या क्या करता है। तो व्यक्ति दो तरीके से काम करते हैं। पहला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो तरीके की एक्टिविटीज़, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी सिस्टम को फॉलो करना, किसी भी सिस्टम को फॉलो करना जहाँ पे हम उस सिस्टम के माध्यम से मनी अर्न कर सकते हो। जैसे किसी तरीके का बिजनेस चूज कर लेना, किसी तरीके का प्रोफेशन चूज कर लेना, या फिर किसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाना। ये चाक है, ये चाक को प्रोड्यूस करना और प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर देना। तो प्रोड्यूस करना क्या है, दैट इज़ एक्टिविटी। बट इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगी, जब हम इन चीज़ों को मार्केट में लेके जाएंगे और सेल करके उससे कुछ हम रिटर्न में लेके आएंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक। वहाँ पे हमको क्या प्राप्त हुआ, रिटर्न प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं बेसिकली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको करने से व्यक्ति को एक तरीके का सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक तरीके की प्लीजर उसे प्राप्त होती है, यानी कि खुशी प्राप्त होती है। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने से व्यक्ति जो है सेटिस्फाई महसूस करता है। जैसे कि हमको किसी की मदद करने में हमको संतुष्टि प्राप्त होती है, हमको खुशी प्राप्त होती है। हम रास्ते से जा रहे हैं, अचानक से हमने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, हम रुकते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको जो पिक करते हैं, पिकअप करने के बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको एडमिट कराते हैं। जो भी चार्जेस वगैरह आते हैं, हो सकता है मैं जिस तरीके से कैपेबल होता हूँ मैं उसकी हर संभव मदद करता हूँ, और जब मैं घर वापस आता हूँ तो वहाँ मुझे किसी तरीके का रिटर्न नहीं मिलता है, उसकी दुआएं मिलती हैं। तो दुआओं का असर होता है कि हमको वहाँ पे खुशियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट इज़ क्लियर, आई होप दैट इज़ क्लियर। बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एक्टिविटी जहाँ पे व्यक्ति एक्टिविटी के माध्यम से मनी अर्न करता है, और दैट एक्टिविटी जहाँ पे उस एक्टिविटी के माध्यम से किसी तरीके का हमको रिटर्न प्राप्त नहीं होता। रिटर्न किस रूप में प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन के रूप में, यानी कि इन द टर्म ऑफ मनी के रूप में हमको वहाँ पे रिटर्न प्राप्त नहीं होता है। अब हम क्लासीफाई करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने तरीके की होती हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटी है आपका बिजनेस। सेकंड है प्रोफेशन। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। Business is that system by which a person produces goods and services continuously with the profit motive, that is business। यानी कि जहाँ पे कोई व्यक्ति कंटिन्यूस तरीके से
देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार। चीज़ों को बाय रूटीन हम प्रोड्यूस करने का या फिर मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं, उसको डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बिजनेस वन डे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, चीज़ों को अस्थायी और स्थायी रूप में रखना पड़ता है। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सोचें कि मैं एक दिन में ही सारा रिटर्न ले लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से करना पड़ता है, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हमको करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारा रिटर्न आता है और रिटर्न आने के बाद हमको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 2 है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज दैट कैपेबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन बाय विच ए पर्सन अर्न मनी। हम बात कर सकते हैं कि एक डॉक्टर है, वो अपने किसी स्पेशल स्किल के माध्यम से, स्पेशल टैलेंट के माध्यम से वो क्या करता है, धनोपार्जन करता है, यानी कि पैसे कमाता है। एक सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, वो अपने किसी पर्सनल स्किल के माध्यम से ही क्या करता है, वो मनी अर्जन करता है, यानी कि मनी अर्न करता है। एक टीचर है, वो अपने टीचिंग के माध्यम से मनी अर्न करता है, यानी कि उनका पर्सनल टैलेंट है। हर व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं कर सकता, यानी कि टीचर जो है वो टीचिंग कर सकता है, सीए जो है वो कंपनी के अकाउंट्स को बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, एक डॉक्टर जो है लोगों के अच्छे तरीके से चिकित्सा कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े होते हैं और उस प्रोफेशनल लाइफ से वो क्या करते हैं, मनी को अर्न करते हैं। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय हो सकता है अपने पर्सनल स्किल के आधार पे, या फिर अनस्किल एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, यानी कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और उनको बदले में क्या प्राप्त होता है, सैलरी प्राप्त होती है, वेजेस प्राप्त होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको किसी न किसी रूप में कंपनसेशन वहाँ पे मिलता है। आई होप दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड एज वेल। तो अब बात करते हैं कि बिजनेस में किन किन क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ती है। मेजर क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या क्या है, हमको बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नो क्वालिफिकेशन, नो क्वालिफिकेशंस आर नीडेड। यहाँ पे प्रोफेशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। बिना क्वालिफिकेशन या फिर पर्सनल टैलेंट के बिना पे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन, नीड ऑफ क्वालिफिकेशन और स्किल। एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो दोनों ही चीज़ों को प्रेफर्ड करता है, दोनों ही चीज़ों को प्रेफर्ड करता है, यानी कि स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड जैसे कंपनी का मैनेजर है, तो कंपनी का मैनेजर जो होता है वो बात कही जाए तो वो किसी न किसी क्षेत्र में वो क्या है, वो स्किल्ड पर्सन है। जैसे कि सेल्स मैनेजर, वो क्वालिफाइड भी है और उसको उसको जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या फिर पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपीरियंस होता है। उसको मालूम है कि कैसे हमको सेल क्रिएट करनी है, कैसे हमको उससे जुड़े हुए लोगों को कैसे डील करना है, कैसे मोटिवेट करना है। तो वो सारी चीज़ें उसके लिए मायने रखती हैं। तो वहाँ पे स्किल्ड भी होते हैं और नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड में कौन कौन से लोग आते हैं, जहाँ पे उनको किसी तरीके से मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो भी चीज़ें ऑर्डर की जाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें उनका सुपरवाइज़र उन्हें आदेशित करता है, उन्हें ऑर्डर करता है, वो उन चीज़ों को उस रूटीन पे कर देते हैं। दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे किसी तरीके की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस को कितने भाग में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बिजनेस को कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बिजनेस को हम दो रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं।
बिजनेस को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका इंडस्ट्री और दूसरा है आपका कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है? अब बात करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री वो सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, या तो रॉ मटेरियल में या तो फिनिश्ड। प्रोसेस का मतलब कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना या फिर प्रोड्यूस करना। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जहाँ पे जो मदद करता है इंडस्ट्री को एज ए ऑक्सिलरी सिस्टम के रूप में, यानी कि सहायक फंक्शन के रूप में इंडस्ट्री की मदद करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब भी बनती हैं तो उनको बनाने के बाद, यानी कि प्लेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दोनों के बीच में जो भी हिंड्रेंसेस आती हैं, यानी कि रुकावट आती हैं, उन रुकावट को कॉमर्स दूर करता है। कैसे दूर करता है? यानी कि द कॉमर्स हेल्प्स ऑलवेज एज द हिंड्रेंसेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड प्लेस ऑफ द कंजम्पशन, यानी कि प्लेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग एंड प्लेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दोनों के बीच में जो भी रुकावट आती है उन रुकावट को वो आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फिट करता है। कॉमर्स कैसे काम करता है? कॉमर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे प्रिपेयर होती हैं, और प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे चीज़ों को खरीदा जाता है। कॉमर्स इन दोनों के बीच में काम करता है, यानी कि एज ए मीडियम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉमर्स रिमूव्स द हिंड्रेंसेस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी कि ऑल टाइप्स जो भी बैरियर्स या फिर हिंड्रेंसेस आते हैं प्रोडक्शन हाउस से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, उन बैरियर्स को या फिर हम कह सकते हैं उन हिंड्रेंसेस को, उन कठिनाइयों को किसी न किसी माध्यम से दूर करता है। अब आते हैं हम इंडस्ट्री को हम मुख्य 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ में बांट सकते हैं। इंडस्ट्री 3 तरीके की होती है। आपकी पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री जिसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरी इंडस्ट्री है आपकी टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को उनके बेसिक आकार में प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि उनके नेचुरल फॉर्म में उनको प्रोड्यूस किया जाता है। इसको समझने के लिए पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर देते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में
दो तरीके की इंडस्ट्री हैं, मुख्यतः दो तरीके की इंडस्ट्री होती हैं। एक तो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्री, और दूसरी है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम एनिमल ब्रीडिंग, यानी कि जहाँ पे जानवरों के नए नए ब्रीड्स को तैयार किया जाता है, हम उसको एनिमल हस्बेंड्री के रूप में भी जानते हैं। पोल्ट्री फार्म से संबंधित या फिर जितने भी प्रकार के फार्म हैं या फिर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी ब्रीडिंग को वहाँ पे तैयार किया जाता है, दैट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकंड, उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आती है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत ही है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंतर्गत एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो लैंड के अंदर से चीज़ों को प्रोड्यूस करके निकालती हैं, जैसे खनिज, फार्मिंग, कोयला, कोल जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम, अभ्रक, आयरन, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, सारी इंडस्ट्री किससे कोरिलेट करती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो चीज़ों को ज़मीन के अंदर से प्रोड्यूस करके निकालती है, यानी कि उनको एज ए रॉ मटेरियल के रूप में वो प्रोड्यूस करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकंड क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा बनाई गई चीज़ों को, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को, वो अपने रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती हैं और उस रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड गुड का निर्माण करती हैं, दैट इज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए कि जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री पेट्रोलियम को निकालती है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? उन चीज़ों को रिफ़ाइन करती है। रिफ़ाइन करने के बाद उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कुछ तो पेट्रोल के रूप में हो जाता है, कुछ डीजल, कुछ केरोसिन, कुछ जो है एथेन, मेथेन, यानी कि तमाम तरीके के जो भी लिक्विड फॉर्म या फिर गैस फॉर्म के प्रोडक्ट हैं उनको जो है अलग अलग पृथक कर देती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री के माध्यम से ही उनको क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री उनको फिनिश्ड गुड में या फिर सर्विसेज में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है टेरिटरी इंडस्ट्री कि टेरिटरी इंडस्ट्री है क्या? टेरिटरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज जो सेकेंडरी इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री की मदद करती है। टेरिटरी इंडस्ट्री यानी कि जो दोनों इंडस्ट्रीज ऊपर दी गई हुई हैं, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो चाहे सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, दोनों इंडस्ट्रीज की जो मदद करती है, यानी कि जैसे मशीनरी इक्विपमेंट्स बनाने में, उनके लिए एसेट्स तैयार करने में, यानी कि सारे इक्विपमेंट्स को तैयार करने में वो टेरिटरी इंडस्ट्री उनकी मदद करती है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में दो इंडस्ट्रीज आती हैं, एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि वो इंडस्ट्री जो चीज़ों को तैयार करती हैं और प्रोसेसिंग जो गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करती, दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद टेरिटरी इंडस्ट्री जो दोनों ही इंडस्ट्रीज़ की मदद करती है, वो आपकी टेरिटरी इंडस्ट्री कहलाती है। अब इसके बाद इतना क्लियर होने जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्स पे। तो कॉमर्स जो है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं उन हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। कॉमर्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कॉमर्स जो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा।
एक तो ट्रेड है और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड यानी कि जहाँ पे चीज़ों को बाय एंड सेल किया जाता हो, दैट इज ट्रेड। यानी कि जहाँ पे हम चीज़ों को परचेज करते हैं एंड आफ्टर दैट वी सेल देम। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में हमको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, सारे सिस्टम्स को क्रिएट करना पड़ता है, और बाइंग एंड सेलिंग के माध्यम से ट्रेड का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। तो ट्रेड के माध्यम से कोई भी बिजनेस और क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो ट्रेड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ट्रेड यहाँ पे तीन प्रकार के ट्रेड होते हैं, नहीं 2 प्रकार के ट्रेड होते हैं। वो क्या है, होम ट्रेड जिसको हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, और दूसरा है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि ऐसा व्यापार जो कि हम अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर करते हो, वो होम ट्रेड कहलाता है। और फॉरेन ट्रेड यानी कि दैट ट्रेड विच इज कंडक्टेड विद इन द या फिर एमंग द कंट्रीज, इट इज़ नोन एज फॉरेन ट्रेड। यानी कि ऐसा व्यापार या ऐसी सेलिंग बाइंग एक्टिविटी जो कि 2 से अधिक कंट्रीज़ के बीच में की जाती हो, वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है। होम ट्रेड को अगर हम डिवाइड करेंगे तो होम ट्रेड को हम अलग अलग स्टेज में क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर उनको अलग अलग हम दिखा सकते हैं। तो होम ट्रेड को अगर अब क्लासिफाई करना हो तो होम ट्रेड में आपका आएगा लोकल ट्रेड, लोकल ट्रेड। दूसरा है स्टेट ट्रेड, और तीसरा है नेशनल ट्रेड। हम इसको और भी इजी कर सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस से लेके यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में जो एक चैनल बनता है, उस चैनल के माध्यम से ट्रेड आपका होम ट्रेड काम करता है। जैसे कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से सबसे पहले बाई किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को किसी ने बाई किया तो वो है डीलर। तो डीलर ने क्या किया, चीज़ों को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से परचेज किया, उसको होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया, होलसेलर ने इसको रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और रिटेलर ने इसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर दिया। तो दैट इज़ ए प्रोसेस। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि लोकल ट्रेड यानी कि जो ट्रेड हमारे डोमेस्टिक एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोई ब्लॉक हुआ, कोई विलेज टाउन हुआ, टाउन का मार्केट हुआ, वहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती हों और वहीं पे सेल कर, यानी कि जो चीज़ें वहाँ से ही खरीदी जाती हों और वहीं पे सेल कर दी जाती हैं, दैट इज़ लोकल ट्रेड। अगर चीज़ों को बना के हम अपने लोकल में बनाते हैं या फिर वहाँ से परचेज करते हैं और उसको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उसी प्रदेश के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सेल कर देते हैं, तो दैट इज़ स्टेट ट्रेड। तो रिटेलर बेसिकली क्या करता है कि रिटेलर अपने लोकल में ही सेल करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेड। और होलसेलर क्या होता है, उन चीज़ों को, या फिर डीलर जो होता है उन चीज़ों को पूरे स्टेट में सेल कर सकता है। और उसके पहले जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो बड़े बड़े C&F कैरी एंड और फॉरवर्ड सेंटर हैं, वो क्या करते हैं, पूरे नेशन में वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि होम ट्रेड आर 3 टाइप्स, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड नेशनल ट्रेड। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। तो फॉरेन ट्रेड में 3 चीज़ें आती हैं। चूँकि हमने बताया कि फॉरेन ट्रेड हम उस ट्रेड को बोलते हैं जो विद इन द कंट्रीज़, विद इन द स्टेट नहीं, विद इन द डिस्ट्रिक्ट नहीं, विद इन द लोकल टेरिटरीज़ नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विद इन द एमंग द कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ की बात हो रही हो,
वो क्या है, फॉरेन ट्रेड है। तो फॉरेन ट्रेड में आपका आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। क्लासिफाई करने के लिए हमको यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। फॉरेन ट्रेड हम यहाँ पे फिर से और लिख देते हैं आप, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट का मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट हिंदी में आयात, एक्सपोर्ट हिंदी में निर्यात। इंटरपोर्ट यानी कि जहाँ पे आयात प्लस निर्यात दोनों होता है। Import, it is that trade where an individual country purchasing some things means goods and services from the other country is known as import. Export is that activity of trade where some goods and services are sold to the other countries. It is known as export. And interport means where some things buy from one country and after that sell it to another country. That is known as interport. यानी कि जहाँ पे हम किसी गुड्स एंड सर्विस को एक कंट्री से तो मंगाते हैं और दूसरी कंट्री को सेल कर देते हैं, दैट इज़ इंटरपोर्ट। इंपोर्ट में हम चीज़ों को दूसरी कंट्री से परचेस करते हैं, एक्सपोर्ट में हम चीज़ों को दूसरी कंट्री को सेल करते हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक आपका जो था, हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ से शुरू किया। बिज़नेस में, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। उसके बाद दो तरीके की एक्टिविटीज़ हमने बताया कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या करती हैं या फिर उनकी खासियत क्या है, उसके बारे में मैंने भी आपको बताया। उसके बाद हमने बिज़नेस के बारे में भी आपको बताया कि बिज़नेस क्या है और बिज़नेस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और बिज़नेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बिज़नेस को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे हम चीज़ों को बनाते हैं और जहाँ पे चीज़ों को हम सेल करते हैं। ठीक, तो जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है दैट इज़ इंडस्ट्री और जहाँ पे चीज़ों को सेल किया जाता है दैट इज़ कॉमर्स। तो ये दो चीज़ें थी और दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हमने एक्सप्लेन किया कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के अंतर्गत क्या आता है, ट्रेड आता है, ट्रेड कितने तरीके का होता है। अभी एक चीज़ छूट रही है, वो है आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है कि वो ट्रेड, वो चीज़ें जो ट्रेड के लिए एक सहायक के रूप में काम करती हैं, यानी कि जो उनकी मदद, ट्रेड की जो मदद करती है वो क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन्स ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। उन चीज़ों को करने में बहुत सारी रुकावट और परेशानियां आती हैं, जिसके माध्यम से हमको वो एक्टिविटी करने में हमको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जब भी ट्रेड किया जाता है तो उसमें कुछ रुकावट भी आती है, जिसको हम हिंड्रेंसेस के रूप में जानते हैं, रुकावट के रूप में जानते हैं। उस रुकावट को दूर करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वहाँ पे मदद करता है। जैसे बिजनेस में एक चीज़ होती है रिस्क। तो रिस्क जो होता है वो क्या है, वो किसी भी ट्रेड या फिर बिजनेस के लिए वो हिंड्रेंस के रूप में काम करेगा। तो रिस्क यानी कि डैमेज, जहाँ पे नुकसान होने की संभावनाएं हो, तो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस डैमेज को कैसे जो है उसका कंपनसेट किया जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज हम कुछ बोल सकते हैं। वो कंपनीज यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं,
दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि इंश्योरेंस किसके लिए काम कर रहा है? ट्रेड के लिए काम कर रहा है। ट्रेड के रिस्क को कम करने के लिए वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रहे हैं। अब जैसे होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए, यानी कि एक फिक्स टाइम, लिमिटेड टाइम में हमको डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर्टिकुलर प्लेस पे भेजना है। तो उसके लिए क्या है? दैट इज़ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के रूप में कौन सी इंडस्ट्री संभालती है, कौन सी इंडस्ट्री देखती है? वो है आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि उनकी ऑक्सिलरीज के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा है वेयर हाउसिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि कंपनी के नेम एंड फेम को बढ़ाता है, यानी कि किसी भी अननोन प्रोडक्ट को वो मार्केट में लोगों के बीच में आइडेंटिफाई करवाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ को बताता है, जिसके माध्यम से लोग उस प्रोडक्ट विशेष को या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको परचेज़ करते हैं। और वेयर हाउस वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, जिसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज को ख़राब होने से बचाते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश हो गई, तो बारिश से बचाने के लिए हमको किसी गोडाउन की आवश्यकता पड़ेगी। वो गोडाउन क्या करता है? एज ए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के रूप में वहाँ पे काम करता है। अंडरस्टूड? तो आज के लिए इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट हमको लग रहा है। ज़्यादा एक ही दिन में ज़्यादा चीज़ें पढ़ा देने से क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे।